नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। आईजी होमगार्ड की बड़ी मुश्किलें। आपको बता दें कि हेमंत कलसन को किया तुरंत प्रभाव से निलंबित। शक्तियों के दुरुपयोग के लगे हैं आरोप। विभाग की गरिमा को ठेस पहुंचाने के भी आरोप लगे हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, आईजी होमगार्ड पर कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, आईजी होमगार्ड की बड़ी मुश्किलें। आपको बता दें हेमंत कलसन को किया गया तुरंत प्रभाव से निलंबित और शक्तियों के दुरुपयोग के आरोप उन पर लगे हैं। इसी के साथ विभाग की गरिमा को ठेस पहुंचाने के भी आरोप लगे। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से आपके सामने। आईजी होमगार्ड की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। हेमंत कलसन को किया गया तुरंत प्रभाव से निलंबित। शक्तियों के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं। विभाग की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप लगे हैं। हेमंत कलसन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आपको बता दें आईजी होमगार्ड की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया। शक्तियों के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं। विभाग की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लगे हैं आरोप। तो वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में एक घर हो अपना का सपना लिए लोगों ने माहिरा प्रोजेक्ट में अपनी जमा पूंजी लगा दी, लेकिन 4 साल बाद भी घर का सपना पूरा न हो सका। बायर्स को जब मालूम चला कि बिल्डर का लाइसेंस रद्द हो गया है तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। इसी को लेकर माहिरा सोसाइटी के बायर्स ने गुरुग्राम के यहाँ पर डीटीपी ऑफिस के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। निवेशकों के प्रदर्शन को देखते हुए डीटीपी ने बायर्स को 15 दिन का समय दिया। 15 दिन में बिल्डर से बात कर निवेशकों का पैसा वापस दिलवाने के लिए प्रयास किया जाएगा। तो माहिरा होम सोसाइटी का लाइसेंस रद्द हो गया। देखो आप सुन ही रहे हैं, सबसे सुन रहे हैं। मामला तो रिपीट करके कोई फायदा नहीं है। 2018 से हमने प्रोजेक्ट की अलॉटमेंट हमें मिली हुई है, फ्लैट की अलॉटमेंट मिली हुई है। 2018 से आज हम 2022 में खड़े हैं। इतने सालों 4 सालों में पूरी पेमेंट जा चुकी है 100%। और जैसे अभी मैम बता रहे थे कि पेमेंट के लिए तो इन्होंने इतना परेशान किया है कि कैंसिलेशन कर देंगे पेमेंट नहीं करोगे तो। लेकिन सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि अगर कोई इशू चल रहा था लाइसेंस को लेकर, कोई ऑलरेडी डिस्कवरी हो चुकी थी, अगर डिपार्टमेंट को पता था कि ये लाइसेंस में कुछ फर्जीवाड़ा है, कुछ फ्रॉड हो रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक क्यों नहीं की गई? अगर आपको बायर्स का इंटरेस्ट सही में अगर आप उसके लिए केयर करते हो तो ये इन्फॉर्मेशन 2020 में आ जानी चाहिए थी, जब फर्स्ट वो भी हमें मीडिया से पता चला। हमारा माहिरा होम्स में हमने अपना फ्लैट बुक किया था और 4 साल पहले 2017 में, तो इन्होंने हमें कहा था कि 2021 में आपको हम पोजीशन दे देंगे। बट अभी तो हमारी 2021 में इन्होंने पूरी पेमेंट ले ली हमारे से। अभी तक अब कह रहे हैं कि उसका न्यूज में सुन रहे हैं कि उसका लाइसेंस रहता है। हम मीटिंग पे जाते हैं तो मीटिंग में कुछ उल्टा बोलते हैं कि नहीं जी ऐसा है, ऐसा हो जाएगा, मिल जाएगा सब। बट अभी तक ये कुछ समझ नहीं आ रही कि हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, ऐसे माहिरा का प्रोजेक्ट है जो कि डायरेक्टर साहब ने अभी लाइसेंस कैंसिल किया। उसमें एसटीपी साहब को और दोनों डीटीपीज हम प्लानिंग और एनफोर्समेंट को डायरेक्शंस है कि जिसको इमीडिएटली टेक ओवर करने का प्रोसेस शुरू किया जाए, एफआईआर दर्ज कराई जाए, रेवेन्यू डॉक्यूमेंट में ये एंट्री कराई जाए। कल डीसी साहब से हमने मीटिंग की है, रेवेन्यू डॉक्यूमेंट में हमने एंटर करवा दिया है और लाइसेंस भी क्योंकि कैंसिल हो चुका है, रेरा में अकाउंट्स इनके फ्रीज कर दिए गए और जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करवाएं। जो बायर्स ने इन्वेस्टमेंट किया है उसका देखिए, बायर्स के हक में है सरकार और बायर्स का कोई भी नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। जो बिल्डर के लिए सख्त कार्रवाई करनी है ताकि दूसरा भी ऐसा कोई बिल्डर ऐसा कारनामा ना करे। प्रोजेक्ट है जो कि साई आयना के नाम से आया था, जिसके अंदर मोहन इन्वेस्टमेंट भी पार्टनरशिप में थे। उसके बाद में जब इन्होंने अफोर्डेबल का सारे लाइसेंस ले लिए, सब कुछ हो गया, ड्रॉ हो गया, बीटीसीबी के थ्रू हुआ था ड्रॉ भी, एचरेरा इन्वॉल्व था। बाद में इन्होंने 2020 में जब इन्होंने कहा कि हाँ भी कुछ इश्यूज हैं, पब्लिक नोटिस कोई जारी नहीं किया गया, कोई पेमेंट स्टॉप नहीं की, किसी को इन्फॉर्म नहीं किया गया। उसके बाद में अक्टूबर 2021 में फिर से ड्रॉ करवाया गया एंड फाइनली नाउ 2022 मार्च में इन्होंने स्टॉप लगा दिया कंस्ट्रक्शन पे। बट द क्वेश्चन इज दिस, द क्वेश्चन ऑन द गवर्नमेंट बॉडीज, अगर आपने कोई लाइसेंस इशू किया था, व्हाई द डॉक्यूमेंट्स हैज नॉट बीन चेक्ड इन फ्रंट। उसके बाद में 1500 फैमिलीज को आपने स्टेक पे रख के पूरी पेमेंट दिलवा के अब 350-400 करोड़ रुपए का स्कैम करवा के हम कहाँ जाएं, बायर्स कहाँ पर जाएं? अब पूरा क्वेश्चन ये है कि वी वांट सीबीआई इंक्वायरी और एनी इंक्वायरी व्हिच कैन सेव अस। डिपार्टमेंट का और बिल्डर के बीच में
इसमें साफ पता चलता है कि 4 साल तक इनको कुछ नहीं पता चला कि ऐसी गलती हुई। राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट द फुल इन्वेस्टिगेशन शुड हैव बीन डन और डॉक्यूमेंट्स पूरे चेक होने चाहिए थे कि क्या वो ठीक है कि नहीं है। आज आपकी टग ऑफ वॉर के बीच में, डिपार्टमेंट और बिल्डर के बीच में, बायर को आपने सड़क पे लाके खड़ा कर दिया है। दिस इज व्हाट द बायर वांट्स। क्या आप ये दे रहे हैं? स्टेट इंटरवीन क्यों नहीं करता है इसके अंदर इमीडिएटली और इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर करके वो बायर को एश्योरेंस दे पूरा कि जिस टाइम पर आपकी डॉक्यूमेंटेशन हुई है, जो आपका पोजीशन टाइम है, आपको उस टाइम पे मिलेगा। प्रवीण शर्मा ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से ज्यादा जानकारी के साथ। प्रवीण जी, जिस तरीके से दिख रहा है यहाँ पर मायरा होम सोसाइटी का लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया गया है, बायर्स काफी परेशान नजर आ रहे हैं। क्या कोई बीच का रास्ता है कि बायर्स की जो समस्या है उसका निदान हो सके? जी बिल्कुल, देखिए मोनिका, जो मायरा होम सोसाइटी है उसका लाइसेंस सरकार की ओर से रद्द किया गया है। जहां तक रास्ते की बात करें तो सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द वो जो अलॉटी हैं उनको राहत दे, क्योंकि जो गुरुग्राम शहर है वहां पर लोग अन्य प्रदेशों से आकर अपनी रोजी रोटी तलाशते हैं और अपना एक आशियाना तलाशते हैं, और अफोर्डेबल हाउसिंग या जो हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं उनमें अपना आशियाना तलाशते हैं। और उसके बाद इस तरह का अगर फ्रॉड हो जाए, लगभग 1480 यूनिट जो है मायरा होम्स में है जिनको फुल पेमेंट जो है बायर्स की तरफ से दे दी गई है कंपनी को, लेकिन अचानक से, क्योंकि 2017 में मैं आपको बताऊं कि ये लॉन्च हुई थी सोसाइटी और उसके बाद इसको लाइसेंस दिया गया था जी। उसके बाद अचानक से इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। तो जो सवाल जो बायर्स उठा रहे हैं वो उनका कहीं ना कहीं जायज है कि क्या सरकार को पिछले 5 साल में कागजों की जांच में कमी नहीं मिली जो अचानक से मिली? क्या लाइसेंस देते वक्त उन पेपर्स की जांच नहीं की गई? क्योंकि सरकार की ओर से साफ आरोप लगाया गया है कि बिल्डर ने जो है जीपीए में गड़बड़ी की है, एसपीए में गड़बड़ी की है, बैंक गारंटी में गड़बड़ी की है। तो क्या ये गड़बड़ियां विभाग के सामने पहले नहीं आई? जब लोगों की खून पसीने की कमाई का पैसा जब बिल्डर के अकाउंट में चला गया और जब उनको एक आशियाना मिलना था, उस एन वक्त पर विभाग जो है इसका लाइसेंस कैंसिल कर देता है और लगभग 1500 परिवारों को अधर में लटका देता है। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की बहुत बड़ी खामी है, सरकारी विभागों की बहुत बड़ी खामी है, और अब सरकार को चाहिए कि वो कहीं ना कहीं इनको राहत दे, क्योंकि लोग एक एक पैसा जमा करके अपना आशियाना बनाने के लिए पैसा देते हैं और अब जो वो सड़क पर आ गए उनको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। सरकार की ओर से सिर्फ खोखले आश्वासन दिए जा रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और जल्द ही जो है आपको आपका पैसा वापस मिलेगा, लेकिन ऐसा कोई ठोस आश्वासन सरकार या सरकारी कर्मचारियों की तरफ से नहीं दिया गया है कि आपको हम टेक ओवर करेंगे इस प्रोजेक्ट को और आपको आशियाना देंगे। इस तरह की बात अभी तक कोई नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार को एक एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इसमें गलती बायर्स की नहीं है। बायर्स ने, जब सरकार ने लाइसेंस दिया तभी बायर्स ने जो है फ्लैट खरीदने शुरू किए। तो इसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट जो है वो सरकार का बनता है, विभाग का बनता है, डीटीपी विभाग का, और सरकार को चाहिए कि वो बायर्स को जल्द से जल्द राहत दे। प्रवीण जी, ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है जहां पर जो बिल्डर्स हैं उन पर कार्रवाई की गई है। यहाँ पर बिल्डर्स पर जब भी कार्रवाई की जाती है तो उसके साथ कहीं ना कहीं जो बायर्स हैं उनकी समस्या हम देखते हैं कि उनका पैसा कहीं ना कहीं फंस जाता है, और यह हमेशा हम देखते हैं। क्या पहले ही सुनिश्चित नहीं करना चाहिए जो बायर्स हैं या जिन लोगों ने अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च कर दी है घर खरीदने में, उनका पैसा कैसे वापस दिलाया जाएगा? इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या कार्रवाई नहीं की जाती है? जी मोनिका, देखिए बिल्कुल, जब किसी भी बिल्डर को लाइसेंस दिया जाता है तो बाकायदा उससे बैंक गारंटी ली जाती है, उससे जो है सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कराए जाते हैं, और जो जमीन है, जिस जमीन पर वो सोसाइटी बना रहा है उसके बारे में पूरी क्लियरेंस ली जाती है। उसके बाद सरकार उसको लाइसेंस जारी करती है और उस लाइसेंस नंबर को दिखाकर ही वो बिल्डर जो है अपने फ्लैट्स की बुकिंग करता है। इस मामले में भी सेम यही हुआ है कि बिल्डर को लाइसेंस दिया गया, उसके बाद बिल्डर ने लोगों को अपनी प्रचार माध्यम से संपर्क किया और वहां पर सभी लोगों के फ्लैट बुक किए, और बुक करने के बाद ड्रॉ हुआ है। 2 बार ड्रॉ हुआ, एक बार 2021 में ड्रॉ हुआ। ड्रॉ होने के बाद यूनिट्स अलॉट कर दी गई और लगभग सारा पैसा, जो फ्लैट की पूरी पेमेंट 25 लाख के लगभग बनती है, वो बायर्स ने जमा करा दी। लेकिन अचानक से 2022 में एक आदेश आता है कि इस बिल्डर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। तो जो 1500 लोग जो जिन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी वहां पर लगाती थी, उनका क्या दोष? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि सरकार को चाहिए था कि अगर कागजों में कमी है तो बिल्डर के प्रति एफआईआर दर्ज कराए, बिल्डर को अरेस्ट करे, और उसके बाद जो प्रोजेक्ट है उसको टेक ओवर कर
लोगों को राहत दे, लेकिन इस तरह की कार्रवाई अभी कोई होती नजर नहीं आ रही है। सिर्फ एक आश्वासन जरूर दिया जा रहा है। जिस तरह से आज गुड़गांव में डीटीपी ऑफिस के सामने लोगों ने प्रदर्शन किया तो डीटीपी आरएस भाट ने लोगों को आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो लोग 5 साल से लगातार पैसा लगाए बैठे हैं, अब वो कितने साल और इस कार्रवाई का इंतजार करेंगे, ये बड़ा मुश्किल है उन लोगों के लिए, क्योंकि उनको जो एक सपनों का घर मिलना था, जो वो सोच कर बैठे थे कि वो साइबर सिटी में अपना एक आशियाना बनाएंगे, उसकी जो संभावना उनको धूमिल होती नजर आ रही है। बिल्कुल। और यहाँ पर क्या कुछ कहना है बायर्स का, क्योंकि आप उनसे मिले होंगे, आपने बातचीत की होगी, तो उनका क्या कहना है, क्या वो कदम उठाने वाले हैं, उनको क्या नजर आ रहा है इन तमाम चीजों का भविष्य? देखिए, जो डीटीपी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि कार्रवाई लगातार जारी है और जो चंडीगढ़ में उनका मुख्यालय है वो इस पर नजर रखे हुए और कोशिश यही की जा रही है कि इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर बायर्स को राहत दी जाए। लेकिन जब लोगों से हमने बात की, वहां मौजूद जो लोग थे, उनको उनकी बातों पर भरोसा होता नजर नहीं आ रहा है। उनका साफ कहना है कि जब सरकार को पता था, डिपार्टमेंट को पता था कि कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट में जो पेपर्स दिए गए हैं उनमें खामियां हैं, तो 5 साल से क्या कर रहा था विभाग, डीटी विभाग ने 5 साल में क्यों नहीं इन कागजों की जांच की, क्यों अचानक से इन कागजों की जांच की गई और उसके बाद अचानक से इस लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया। तो एक सवाल उठ रहा है और लोगों के जहन में भी ये सवाल है कि कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि जब कोई भी प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है, जब बिल्डर उस प्रोजेक्ट को लेकर के सरकार के पास जाता है कि वो एक अफोर्डेबल हाउसिंग बनाना चाहता है या कोई सोसाइटी बनाना चाहता है, तो उसकी एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। उसके साथ एक बैंक गारंटी ली जाती है, जमीन का एसपीए किया जाता है, जीपीए किया जाता है, उसके अलावा और बहुत सी प्रक्रियाएं हैं, सीएलयू लिया जाता है। तो सभी प्रक्रियाएं सरकार के विभागों से गुजरती है और जब ये सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो जाती हैं, जब डीटीबी डिपार्टमेंट उस बिल्डर को एक लाइसेंस देता है कि आप यहाँ पर एक सोसाइटी बना सकते हैं, आप फ्लैट बुक कर सकते हैं। इसके बावजूद जब लाइसेंस मिल गया, उसके बावजूद जो है उस लाइसेंस को कैंसिल करना, अपनी नाकामी को कहीं ना कहीं डीटीबी विभाग छुपा रहा है और जो पीड़ित है उनको भी राहत देने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया है। चलिए, शुक्रिया आपका प्रवीण जी, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो बायर्स यहाँ पर काफी परेशान नजर आ रहे हैं। चलिए, रुक करेंगे अगली खबर का। गुरुग्राम में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के 2 कुख्यात गुर्गों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने बदमाशों के पास से अवैध हथियार बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक बीते काफी समय से ये आरोपी गुरुग्राम में छिपे हुए थे। पुलिस की माने तो बदमाशों को लंबा आपराधिक इतिहास बदमाशों का रहा है, यहां तक कि दिल्ली एनसीआर में कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। भाइयों और बहनों, भाई नीरज, भाई हाथ नीरज भाई, लो ना यार, लो सर। ये दोनों ही गंगानगर के रहने वाले हैं, राजस्थान के, और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे हैं और ये अवैध हथियारों के साथ यहाँ गुड़गांव में ये रह रहे थे और हमने इनको गुड़गांव में अलग अलग जगह से गिरफ्तार करके एक सेक्टर 40 पुलिस स्टेशन के इलाके से और एक को सदर पुलिस स्टेशन के इलाके से गिरफ्तार करके इनसे पूछताछ की गई। चलिए, अब खबर गुरुग्राम से, जहां पर साइबर ठगी का मामला दिन पर दिन यहां पर मामले जो है बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं साइबर थाने में तैनात थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने खुद बताया कि बीते 4 महीनों में 6000 से ज्यादा शिकायतें साइबर थाने में पहुंची थी, जिसमें 2000 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है और बाकी शिकायतों पर यहां पर अनुसंधान किया जा रहा है। और इसी गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नरेट साइबर सिटी के 32 थानों में साइबर डेस्क बनाने जा रहा है, जिसको लेकर थानों में तैनात पुलिस कर्मियों को तकनीकी ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया जा चुका है। अरे विजुअल बाद में कर लियो। देखिए, अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे पहले से भी जारी हैं और हमने नया शेड्यूल तैयार किया है। माननीय पुलिस आयुक्त महोदय डीसीपी हेडक्वार्टर में और एसीपी साइबर क्राइम के नेतृत्व में पीछे भी हमारी मीटिंग हुई है। तो हर हफ्ते हम लगभग 5 से 6 स्कूल कवर कर रहे हैं और DPOs कवर कर रहे हैं और RWE मेंबर्स को अलग अलग जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेंडिंग साइबर क्राइम्स हैं के बारे में बता रहे हैं।
और कैसे बच सकते हैं इस बारे में अवेयर कर रहे हैं। और सोशल मीडिया के तहत भी, ट्विटर और फेसबुक के तहत भी हम कई पोस्ट डाल के और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव में हुई हार के बाद कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है। इसी कड़ी में 13 मई से 15 मई तक उदयपुर में मंथन बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी उदयपुर पहुंचे। वहीं रेल यात्रा के दौरान जब वो गुरुग्राम पहुंचे थे, जैसे ही उनके सफर की जानकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को मिली तो वो उनके स्वागत के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे और पूरा स्टेशन कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। राहुल गांधी की झलक पाने के लिए कार्यकर्ता ट्रेन के आगे डटे रहे, लेकिन राहुल गांधी निकले नहीं। एक और तो कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की बात करती है, लेकिन राहुल गांधी के इस रवैये ने सवाल खड़ा कर दिया कि ऐसे कैसे संगठन को मजबूती मिलेगी। सबसे पहले तो मैं हाई कमान सोनिया गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, राहुल गांधी जी का और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का धन्यवाद करना चाहेंगे, जो इन्होंने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है और साउथ हरियाणा को हमारा कमान दी है। और ये जो डिसीजन लिया है, इससे एक मिलकर हम सब कार्य करेंगे और कांग्रेस पार्टी के आने वाले समय में सरकार बनाएंगे। शैलजा के आह्वान पर आज राहुल गांधी के स्वागत करने के लिए रेलवे स्टेशन पर हजारों लोग इकट्ठे हुए हैं और कांग्रेस चिंतन शिविर में जहां से हरियाणा से, प्रदेश से गाड़ी जो है ना हमारी ट्रेन निकलेगी, उसमें कुमारी बहन जी शैलजा के हजारों कार्यकर्ता हर रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत करते मिले। राहुल गांधी जी की एक झलक पाने के लिए जिस तरीके से जनसमूह उमड़ा, मैं सभी अपने साथियों का, गुड़गांव वासियों का और दूर दूर से जहां से भी हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ता है, सबका शुक्रगुजार हूं। और साथ ही साथ आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से कांग्रेस के प्रति जनसमूह जो आज उमड़ा है, इससे एक चीज तो साफ तय है कि भाजपा का जाना तय है और कांग्रेस का आना तय है। ये आज इस चीज की आज मोहर लग चुकी है। लगातार चढ़ते तापमान से लोगों का जीना मुहाल हो गया। वहीं गुरुग्राम में तापमान 43 डिग्री के पार दर्ज किया गया। गुरुग्राम में लगातार बढ़ते हुए तापमान के बीच मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा गर्मी बढ़ेगी, जिसे देखते हुए अगले 2 दिन का येलो अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल अभी गर्मी से लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है और आसमान से बरसती हुई इस आग ने लोगों के पसीने छुड़ाए। देखो जी, ऐसा है, नींबू पानी पियो, ठीक है ना, और अपना घर में रहो। इससे अच्छा कोई भी वो नहीं है गर्मी से बचने का। और ठंडी चीजें यूज करो अपना। जगह जगह नींबू पानी है, गन्ने का रस है, वो उसका सेवन करें। गर्मियों में अक्सर हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है। हमें अपने साथ पानी रखना चाहिए, खाना अच्छे से खाना चाहिए, सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे हम गर्मी से बचे रहें। हेल्दी फूड खाना चाहिए, जंक फूड, पिज्ज़ा, इन सबको अवॉइड करना चाहिए और पानी ज़्यादा पीना चाहिए, नारियल पानी वगैरह, जूसेस। हमारे स्कूल वाले ने एक बहुत अच्छी चीज़ की है, हमारी छुट्टी कर दी है 12:30 बजे गवर्नमेंट का ऑर्डर से, जिसके कारण हम स्कूल जल्दी घर पा रहे हैं और दोपहर में चलना नहीं पड़ रहा। और गर्मी इसलिए हो रही है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर 100 सालों में 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है। मेरा नाम शीलता है। बढ़ता जा रहा बहुत ज़्यादा, अंगारे बढ़ रहे बहुत ज़्यादा। जी मैं तो ड्यूटी पे से आई हूँ, जरूरी घर के काम वो ही बहुत जरूरी थे। बचाए रहे, नींबू पानी पियो। नींबू पानी पी रहे? हाँ जी, नींबू पानी पियो। काम तो करने बहुत जरूरी है, गर्मी हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। गर्मी ज्यादा, देखिए टेम्परेचर तो ये बढ़ता ही जा रहा है, सबको रीजन पता है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जरूरी है आप हेल्दी फूड खाइए, पानी पीते रहिए, जब हो सके आप घर में रहिए, जब जरूरत हो तो घर से बाहर निकलें। और पेड़ पौधों का ध्यान रखना चाहिए, हमें पेड़ पौधे लगाते रहना चाहिए। हर इंसान को एक पौधा जरूर लगाना है, जिससे इसको हम कंट्रोल कर सकें और हेल्दी रह सकें। वहीं होडल में NH-19 पर बनने वाले अंडरपास और फ्लाईओवर ब्रिज का निरीक्षण करने के लिए केंद्रीय ऊर्जा और यहां पर आपको बता दें कि
भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पहुंचे, जहां उनके साथ केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की टीम भी पहुंची, जिन्होंने बदरपुर बॉर्डर से लेकर पलवल और होडल हरियाणा यूपी कॉमन बॉर्डर तक निरीक्षण किया। इस मौके पर उनके साथ कई विधायक और पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद मंत्री जी 1 मिनट का समय लेंगे आपका, आइए बैठिए। बड़ा अच्छा प्रोग्राम है आज। जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत सरकार जिंदाबाद। अब ये हाईवे तो बनके तैयार हो गया, लेकिन हमारे बहुत गांवों में ये हाईवे समस्या बन गया, क्योंकि गांव 2 हिस्सों में बसा हुआ है। हाईवे के इधर भी है, इधर भी है। शमशान घाट इधर है, स्कूल इधर है। तो इस तरह ये सारी चीजें गांवों को 2 हिस्सों में बांट दिया। बच्चे स्कूल जाते हैं, रोज दुर्घटनाएं होती हैं। अब जिनके बच्चे दुर्घटना के कारण दुनिया से विदा हो जाते हैं, उस परिवार पर क्या बीतती है। तो इन सारी समस्याओं को लेकर मैं अपने यशस्वी मंत्री नितिन गडकरी जी से मिला था और मैंने कहा था मेरे क्षेत्र की ये समस्याएं जिनका समाधान होगा। आगे भी जाएंगे वहीं फरीदाबाद से आए दिन कोई ना कोई चोरी, लूट, हत्या जैसे मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हां, अगले जन्म मोहे बिटिया ना दीजो तो आपने सुना होगा, लेकिन फरीदाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके बाद लोग कहेंगे अगले जन्म ये बेटा ना दीजो। ये रिपोर्ट देखिए। जन्म ये बेटा ना दीजो, बेटा बना मां बाप का हत्यारा। नशेड़ी हत्यारे ने की मां बाप की हत्या। बंद दरवाजे के पीछे उतारा मौत के घाट। किसने सोचा था कि जन्म देने वाली मां और पैरों पर चलना सिखाने वाले पिता को आगे चलकर उसका ही बेटा बेरहमी से मौत के घाट उतार देगा। जी हां, फरीदाबाद में एक युवक ने अपने बुजुर्ग माता पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। मामला बल्लभगढ़ शहर का है, जहां नशेड़ी बेटे ने माता पिता पर कैंची से हमला कर दिया और उन पर तब तक वार किए जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। इसके बाद कलयुगी बेटा वहां से भाग निकला। जानकारी के मुताबिक शहर के हनुमान नगर गली नंबर 5 में रहने वाला 38 साल का जितेंद्र उर्फ जीतू का कुछ समय पहले ही पत्नी से तलाक हो गया था। वहीं जीतू शराब पीने का आदी हो गया था और हमेशा नशे में ही रहता है। हर दिन वो नशे में ही घर आता था, जिससे परिवार में विवाद होता रहता था। वहीं आसपास के लोगों का कहना है कि शायद इसीलिए पत्नी से उसका तलाक हो गया है। आए दिन दोनों में नशे को लेकर झगड़ा भी होता रहता था। पत्नी के जाने के बाद घर पर जीतू और उसके माता पिता ही रहते थे। वहीं गुरुवार देर रात वो नशे में ही घर पहुंचा और फिर धारदार कैंची से माँ बाप पर हमला कर दिया। खून बहने से दोनों की तड़प तड़प कर मौत हो गई। कत्ल करने के बाद आरोपी वहां से भाग निकला। शुक्रवार सुबह जब काफी देर तक कोई हलचल नहीं हुई तो आसपास के लोगों ने घर में जाकर देखा तो मां का शव एक कमरे में पड़ा था और पिता की लाश खून से लथपथ चारपाई पर पड़ी हुई थी। पास में एक कैंची भी खून से सनी हुई थी। आसपास के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार बेटे की तलाश में पुलिस जुट गई है। हर खबर से फरीदाबाद के लिए संजय गुप्ता की रिपोर्ट। चलिए फिलहाल मेट्रो सिटी में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।